हेलो फ्रेंड्स। फारस देश में 20 दिन की राह पर एक देश खलदान है। उस देश में कई टापू भी शामिल है। बहुत दिन पहले वहाँ का बादशाह शाहजहाँ था। उसके 4 पत्नियाँ थीं और 7 विशेष दासियाँ। वह बड़ा प्रतापी राजा था। उसके देश में समृद्धि और शांति का राज्य था। कोई शत्रु उसके देश पर निगाह नहीं लगाए था, किंतु उसे एक बड़ा दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसने अपने मंत्री से कहा कि मेरी अवस्था व्यर्थ ही बीती जाती है और मेरे बाद इतने बड़े राज्य का क्या होगा, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। मालूम होता है भगवान भी मुझे भूल गया है। मंत्री ने कहा, पृथ्वीपाल, आप इस प्रकार की निराशा की बातें न करें। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, वह किसी को भूलता नहीं है। आप दीनतापूर्वक रात दिन भगवान से संतान की भीख मांगे। इसके अतिरिक्त फकीरों दरवेशों के आशीर्वाद ले तो मनोकामना पूर्ण होगी। मंत्री के परामर्श के अनुसार बादशाह ने पूरे जोर से धार्मिक कृत्य शुरू किए और फकीरों को खूब दान किया और उसने संतान का आशीर्वाद चाहा। कुछ काल के उपरांत उसकी रानी को गर्भ ठहर गया। 9 महीनों के बाद उसके एक पुत्र का जन्म हुआ। बादशाह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने लाखों रुपया फकीरों के दान और अपने अधीनस्थ कार्यकर्ताओं के इनाम पर खर्च किए। यहाँ तक कि उसके देश में कोई भी व्यक्ति भूखा नंगा नहीं रहा और महीनों तक राजमहल में उत्सव होता रहा। राजकुमार अत्यंत रूपवान था। उसका नाम रखा था कमरुज्जमा। बादशाह ने उसके कुछ बड़े होने पर उसकी शिक्षा के लिए कई विशेषज्ञ नियुक्त किए, जो हर प्रकार के कला कौशल और विद्याओं में उसे शिक्षा देते थे। और तो सब ठीक रहा, किंतु शिक्षा के दौरान उस पर न जाने क्या प्रभाव पड़ा कि उसे स्त्रियों से घृणा हो गई। जब वह जवान होने लगा तो बादशाह ने उसे एक दिन अपने पास बुलाकर कहा, मैं चाहता हूँ कि अब तुम्हारा विवाह करवा दूँ। तुम क्या कहते हो? शहजादे को इस बात से बुरा लगा। उसने पिता की बात का कोई उत्तर न दिया और बहुत देर तक चुपचाप खड़ा रहा। जब बादशाह ने जोर देकर अपनी बात का उत्तर चाहा तो उसने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, आपका आदेश न मानना निश्चय ही बड़ी अशोभनीय बात है, किंतु इस मामले में मैं विवश हूँ। मैं विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहता। सभी स्त्रियां झूठी और कुटिल होती है। बादशाह को यह सुनकर बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, मेरा जी तो चाहता है कि तुम्हें अभी इस अशिष्टता का दंड दूँ, किंतु मैं तुम्हें 1 वर्ष का अवसर देता हूँ। किंतु 1 वर्ष के बाद भी शहजादा इस बात पर अड़ा रहा कि मुझे विवाह नहीं करना है। उसने कहा कि मैंने सारी पुस्तकों में स्त्रियों की बुराइयां ही पढ़ी है, मैं कैसे उनका विश्वास करूं? बादशाह बहुत ही नाराज हुआ और इस बात के लिए तैयार हो गया कि शहजादे को कोई कठोर दंड दे। किंतु मंत्री के कहने पर उसने शहजादे को अपना निश्चय बदलने के लिए 1 वर्ष का और समय दिया। यह समय भी बेकार गया, क्योंकि शहजादा अब भी इस पर अड़ा हुआ था कि मैं विवाह नहीं करूंगा। बादशाह ने एक बार फिर अपने क्रोध पर संयम किया और शहजादे की माँ रानी फातिमा से कहा कि तुम अपने बेटे को समझाओ, नहीं तो मैं उसे बड़ा कठोर दंड दूंगा। फातिमा ने शहजादे को समझाया कि तुम्हारे वंश में सदा से यह विवाह की रीति चली आती है। तुम्हारे लिए इसका उल्लंघन करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। कमरुज्जमा ने वही दलील दी कि स्त्रियां भ्रष्ट और धोखेबाज होती है। माँ ने समझाया, बेटे, तुम सभी स्त्रियों के लिए यह बात कैसे कह सकते हो? कुछ स्त्रियां दुष्ट होती है तो कई पवित्र भी होती है। मैंने भी कई दुष्ट पुरुषों की कथाएं पढ़ी है, किंतु इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि सारे पुरुष दुराचारी होते हैं। किंतु माँ के लाख समझाने बुझाने पर भी शहजादा टस से मस न हुआ। कुछ और समय बीता। अंत में बादशाह स्वयं पर संयम न रख सका। उसने आदेश दिया कि शहजादे को एक पुराने और छोटे से मकान में, जिसमें हवा रोशनी भी ठीक से नहीं आती थी, बंद कर दिया जाए। उसने कहा कि उसके लिए 2-4 कपड़े वहाँ रखवा दो और एक बूढ़ी दासी उसकी सेवा में रख दो और 2-4 पुस्तकें पढ़ने के लिए रखवा दो, किंतु उसे मकान से बाहर न निकलने दिया जाए। लेकिन कमरुज्जमा को कोई परवाह नहीं थी। वह आनंद पूर्वक उस मकान में गया। दिन में पुस्तकें पढ़ता रहता और रात को अपने पलंग पर लेटकर सो गया। उस मकान में एक कुआं था, जिसमें जिन्नों के बादशाह दियुमर्स की परी बेटी मैमून रहती थी। रात को मैमून संसार भ्रमण के लिए रोज की तरह कुएं से निकली। उसे मकान में प्रकाश देखकर आश्चर्य हुआ कि यहाँ रहने के लिए कौन आ गया। यद्यपि शहजादे का शयन कक्ष बाहर से बंद कर दिया किया हुआ था,
तथापि परी को इससे क्या बाधा होती। वह कमरे के अंदर जाकर सोने के पलंग पर रेशमी चादर ओढ़कर सोते हुए शहजादे को एकटक देखने लगी। कमरुज्जमा का अनुपम सौंदर्य देखकर वह ठगी सी रह गई। उसने धीरे से चादर खिसकाकर उसे सिर से पांव तक देखा। कुछ देर उसे देखने के बाद उसने शहजादे के मुंह और माथे का चुंबन किया और पहले की भांति उसे चादर उड़ा दी। इसके बाद वह उड़कर आकाश में गई और संसार भ्रमण करने लगी। तभी उसे अपने पीछे पंखों की सरसराहट सुनाई दी। उसने आवाज़ दी, कौन जा रहा है, इधर आ। उड़ने वाला भी एक जिन था। वह जिनों का एक सरदार शहमर का बेटा नहस था। जिन्नों की शहजादी की आवाज़ सुनकर वह उसके पास आया। मैमून ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। उसने कहा, मैं इस समय चीन देश से आ रहा हूँ। चीन बहुत बड़ा देश है। उसके अंतर्गत कई द्वीप है। वहाँ के बादशाह का नाम गौर है। उसकी बेटी बदौरा है। वह इतनी सुंदर है कि मालूम होता है विधाता ने उससे अधिक सुंदर किसी को नहीं पैदा किया है, न मनुष्यों में और न हमारी जाति में। उससे बढ़कर कोई रूपवान है। नहस ने आगे कहा, शहजादी बदौरा के होठ मूंगे की तरह है, आंखें तिरछी और मदभरी है। उसकी केश राशि श्यामल घटा की भांति है, जिसमें लगे चांदी के सितारे बिजली की तरह चमकते हैं। उसकी नाक बड़ी ही सुडौल है और माथा बड़ा उज्जवल है। उसकी दंत पंक्ति जैसे मोती की लड़ी हो। उसकी चाल हंसिन की भांति है और उसकी आवाज़ में चांदी की घंटियों की खनक है। वह हंसती है तो नैर फूल झड़ते हैं। उसका यौवन उन्नत और पुष्ट है। संक्षेप में वह हर मामले में अद्वितीय है। बादशाह ने गौर ने करोड़ों अशरफियों की लागत से अपनी प्यारी बेटी के लिए एक सतखंडा महल बनवाया है। उसका पहला खंड बिल्लौर पत्थर का है, दूसरा खंड तांबे का, तीसरा फौलाद का, चौथा पीतल का, पांचवा कसौटी के पत्थर का, छठा खंड चांदी का है और सातवां खंड सोने का। इस महल के चारों ओर मनोहर वाटिका है। इसमें हर प्रकार के फलों और हर प्रकार के फूलों के वृक्ष है। उस वाटिका में हर समय पके फलों और सुगंधित फूलों की खुशबू गमगमाती रहती है। जगह जगह फव्वारे चलते हैं और स्वच्छ जल की नहरें और तालाब जगह जगह बने हैं। कुछ पेड़ ऐसे घने हैं जिनके नीचे धूप नहीं आती और वहाँ आराम करने में सारी थकान मिट जाती है। उस बादशाह का ऐश्वर्य और शहजादी के रूप की प्रशंसा सुनकर दूर दूर के देशों के राजकुमारों ने उससे विवाह का प्रस्ताव किया है। बादशाह ने अपनी बेटी को अनुमति दे रखी है कि जिससे चाहे विवाह करे, किंतु शहजादी को विवाह से चिढ़ है। उसके माँ बाप ने बहुत समझाया, किंतु वह राजी नहीं होती और कहती है कि अगर आप लोगों ने विवाह के लिए जोर दिया तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। बादशाह ने उसे एक मकान में बंदी बना रखा है। उसकी सेवा के लिए 10 बूढ़ी स्त्रियां नियत की गई है, जिनकी प्रमुख वह स्त्री है जिसका दूध राजकुमारी ने बचपन में पिया है। अब न शहजादी स्वयं कहीं जा सकती है, न उसके पास कोई जा सकता है। बादशाह ने अपनी पुत्री को पागल समझकर यह विज्ञापित कर दिया है कि जो हकीम या ज्योतिषी या तांत्रिक उसे अच्छा कर देगा, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह हो जाएगा। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि वह परम सुंदरी राजकुमारी इस प्रकार से बंदी गृह के दुख भोग रही है। मैमून ने हंसकर नहस से कहा, मालूम होता है तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं है। एक बेकार सी लड़की के रूप की इतनी प्रशंसा कर रहे हो। अगर तुम उस शहजादे को देखो जिसे मैंने देखा है और जिसने मेरा मन मोह लिया है, तो तुम्हें मालूम होगा कि सौंदर्य किसे कहते हैं। बल्कि मुझे विश्वास है कि शहजादे को देखकर तुम चीन की राजकुमारी का सौंदर्य भूल ही जाओगे। नहस ने कहा, शहजादी, वह रूपवान शहजादा कहाँ है? मैमून ने कहा, वह तो अति निकट है। वह भी बंदी होकर एक मकान में पड़ा है, क्योंकि उसने भी विवाह करने से इनकार कर दिया है। वह उसी मकान में बंद है जिसके कुएं में मैं रहती हूँ। नहस ने कहा, मैं उस शहजादे को देखने के बाद ही कह सकता हूँ कि वह कितना सुंदर है। फिर भी मैं कहता हूँ कि चीन की शहजादी अधिक सुंदर है। परी बोली कि तुम झक मारते हो, शहजादी उसके मुकाबले में क्या होगी। इसी तरह वे दोनों बड़ी देर तक बहस करते रहे। अंत में जिन बोला, परी रानी, तुम्हें इस प्रकार मेरी बात का विश्वास नहीं होगा। मैं उसे उसके मकान से उड़ाकर लाता हूँ, फिर तुम खुद ही देख लेना। मैमून बोली, अच्छी बात है, तुम उसे लाकर शहजादे के पास लिटा दो ताकि दोनों की तुलना हो सके।
जिन ने उड़ान भरी और कुछ ही क्षणों में चीन की राजकुमारी को लाकर उसने शहजादे के बगल में लिटा दिया। लेकिन इससे भी बात न बनी। परी जिद करती रही कि कमरुज्जमा अधिक सुंदर है और नहस राजकुमारी बदौरा की प्रशंसा करता रहा। अंत में दोनों ने तय किया कि किसी तीसरे व्यक्ति को लाकर फैसला करवाए कि कौन अधिक सुंदर है। परी ने जमीन पर पाँव पटका तो जमीन फट गई और उसमें से एक लंगड़ा, काना और कुबड़ा जिन निकला, जिसके सिर पर 6 सिंग थे और हाथ पाँव बहुत ही लंबे थे। उसने आकर परी मैमुना को दंडवत प्रणाम किया और पूछा कि मुझे किस सेवा के लिए बुलाया गया है। परी ने कसकस नामी इस भयानक जिन से कहा कि मेरे और नहस के बीच बहस छिड़ पड़ गई है कि इन दोनों में कौन अधिक सुंदर है। तू इस बात का फैसला कर दे। कसकस बहुत देर तक दोनों को देखता रहा किंतु कुछ निर्णय न कर सका। उसने कहा, अभी तो कुछ नहीं कह सकता। कोई एक बात में बढ़कर है तो कोई दूसरी बात में। अगर यह बारी बारी से जाकर एक दूसरे को प्रेम दृष्टि से देखे तो संभव है कि उनका वास्तविक सौंदर्य प्रकट हो। मैमून और नहस ने कसकस का यह सुझाव पसंद किया। पहले मैमून खटमल बन गई और उसने शहजादे की गर्दन में जोर से काट लिया। शहजादे ने खटमल पकड़ने के लिए हाथ मारा किंतु मैमून फुर्ती से अपनी असली सूरत में आ गई और फिर तीनों अदृश्य होकर देखने लगे कि शहजादा क्या करता है। कमरुज्जमा ने आंखें खोली और शहजादी को अपने बगल में लेटा देखकर उस पर तुरंत मोहित हो गया। कहा तो उसे स्त्रियों के नाम से चिढ़ती, कहा वह इतना प्रेम विवश हो गया कि बेतहाशा उसका मुख और कपोल चूमने लगा। इस बीच नहस के जादू से शहजादी बेखबर होकर सोती रही। उसे कुछ पता न चला। शहजादे ने सोचा कि कदाचित यह वही सुंदरी है जिसके साथ मेरे माँ बाप मेरा विवाह करना चाहते थे। अगर मैं इसे पहले देख लेता तो शादी करने से क्यों इनकार करता। उसे अपनी इस मूर्खता पर बड़ी लज्जा आई कि बेकार ही माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया। उसने शहजादी को जगाना चाहा किंतु वह तो जिन नहस के जादू के प्रभाव से बेखबर सो रही थी। कमरुज्जमा ने शहजादी की नीलम की अंगूठी उतारी और उसकी जगह अपनी हीरे की अंगूठी पहना दी और स्वयं शहजादी की नीलम की अंगूठी पहनकर अपनी जगह पहले की तरह लेटा रहा और कुछ ही क्षणों में मैमून के जादू से अचेत होकर सो गया। अब जिन नहस ने मच्छर बनकर शहजादी के होठ पर डंक मारा जिसके दर्द से वह जाग उठी। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके बगल में यह सुंदर युवक कैसे आकर सो गया। वह भी विवाह से बहुत चिढ़ती थी किंतु कमरुज्जमा पर तुरंत मोहित हो गई। उसने सोचा कि मेरा पिता शायद मेरा विवाह इसी युवक से करना चाहते थे और मैं अपनी मूर्खता और हठवादिता के कारण इनकार करती रही। किंतु उसे यह बड़ा अजीब लगा कि मेरा प्रियतम मेरे पास आकर भी केवल सो रहा है और न प्रेम दृष्टि डालता है न बातचीत करता है। कुछ देर बाद वह स्वयं को न रोक सकी। उसने शहजादे की बाह पकड़कर कई झटके दिए किंतु वह तो मैमून के जादू से अचेत होकर सोया था। फिर शहजादी उसका हाथ चूमने लगी। उसने देखा कि मेरी अंगूठी इसकी अंगुली में है। अपना हाथ देखा तो उसने दूसरी अंगूठी पाई। उसने सोचा कि शायद मुझे याद नहीं रहा किंतु मेरा विवाह इस युवक के साथ हुआ है, वरना यह अंगूठियाँ कैसे बदली जाती। उसने शहजादे को गले से लिपटाकर बहुत प्यार किया और फिर सो रही। मैमून ने नहस से कहा, तुमने देख लिया कि शहजादा अधिक सुंदर है, तभी शहजादी पागल की तरह उसे प्यार कर रही थी। अब तुम शहजादी को उसके महल में पहुंचा दो। यह कहकर उसने कसकस को भी विदा दी और स्वयं अपने कुएं में वापस आ गई। कमरुज्जमा सुबह जागा और उसने शहजादी को अपने पास न देखा। उसने सोचा कि शायद मेरे पिता ने उसे बुला भेजा है। उसने अपनी सेवा के लिए नियत दास को पुकारा। वह शहजादे के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। शहजादे ने हाथ मुंह धोकर पूछा कि जो सुंदरी रात को मेरे पास सो रही थी वो कहाँ गई। दास ने कहा, सरकार, मैंने तो किसी सुंदरी को नहीं देखा। फिर यहाँ कोई सुंदरी आ कैसे सकती है? इस कमरे पर तो बाहर की ओर से ताला लगा रहता है। आपने निश्चय ही कोई स्वप्न देखा होगा। कमरुज्जमा को यह सुनकर बड़ा क्रोध आया। उसने दास को बहुत मारा और बराबर पूछता रहा कि वह सुंदरी कहाँ गई। दास बेचारा क्या बताता। कमरुज्जमा ने कहा कि तू बहुत दुष्ट है, साधारण दंड से नहीं मानेगा। यह कहकर उसने अन्य दासों को बुलाकर इस दास को रस्सी से बंधवाया और कुएं में लटकवा दिया। दास ने सोचा कि मैं अपनी सच बात पर अड़ता हूँ तो इसी तरह मर जाऊंगा, क्योंकि शहजादा निश्चय ही पागल हो गया है। उसने पुकार कर कहा, सरकार, मुझे प्राणों की भिक्षा दे तो मैं सही बात बता दूं। शहजादे ने उसे निकलवाया और कहा कि अब मेरी बात का जवाब दे।
उसने हाँफते हुए कहा कि मुझे जरा दम तो लेने दीजिए। कुछ क्षणों में वह दास लघु शंका के बहाने उठा। उसने बाहर आकर फिर कमरे में ताला डाल दिया और दौड़कर बादशाह के पास गया। उसने बादशाह की को सारी बातें बताई कि किसी कल्पित सुंदरी के पीछे उसने मुझे बहुत मारा और कुएं में लटकवा दिया और मैं बहाना बनाकर यहाँ आया हूँ। उसने कहा, पृथ्वीपाल, आप स्वयं ही विचार करके देखिए कि जब बाहर से ताला बंद है तो कोई स्त्री कैसे अंदर आ सकती है और बाहर जा सकती है। बादशाह को भी यह सब सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने मंत्री को आदेश दिया कि वह शहजादे के पास जाकर पूरा हाल मालूम करे। मंत्री ने शहजादे के मकान में जाकर उसे प्रणाम किया और कहा कि आपके पिता आपकी बातें सुनकर चिंतित है। उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे उस स्त्री के बारे में पूछूं जिसे आपने स्वप्न में देखा है। शहजादे ने कहा, इस दुष्ट दास के कहने से आपने भी समझ लिया कि मैंने स्वप्न देखा है। मेरा वास्तव में उसके साथ विवाह हो चुका है और मैं उसके विरह में आतुर हूँ। बादशाह मुझे पहले ही उसे दिखा देते तो मैं विवाह से क्यों इनकार करता। मंत्री ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? बंद कमरे में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? आपने स्वप्न ही देखा होगा। शहजादा उन्मत्त हो ही रहा था। उसने मंत्री की दाढ़ी पकड़कर झटके दिए और उसे थप्पड़ मारे। मंत्री ने यह कहकर जान बचाई कि संभव है महाराज ने कोई स्त्री भेजी हो, मैं जाकर पूछता हूँ। हो सकता है वह सारा हाल सुनने पर उसे फिर आपके पास भेजे। शहजादे ने कहा, बुढ़ऊ, तुम राह पर आए हो, जल्दी से जाओ और मेरी प्राण प्रिया को मेरे पास पहुंचाने का प्रबंध करो। मंत्री भागकर बादशाह के पास आया और कहा, मालिक, उस गुलाम की बात बिल्कुल ठीक है। शहजादे ने मुझे भी मारा है और अपनी कोमलांगी प्रेयसी को भिजवाने के लिए मुझसे कहा है। बादशाह की चिंता यह सुनकर और बढ़ी। उसने स्वयं शहजादे के पास जाकर बात करने का निश्चय किया। उसके पास जाकर कहा, बेटे, यह सब क्या मामला है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम किस स्त्री की बात कर रहे हो कि वह तुम्हारे बगल में आकर सोई थी? यह भी समझ में नहीं आता है, जब कमरा बाहर से बंद है तो वह स्त्री यहाँ पर आई कैसे? शहजादे ने कहा, अब्बा हुजूर, मैंने उस स्त्री को स्वप्न में नहीं बल्कि सचमुच में अपने पास लेटे देखा है। इस बात का प्रमाण यह अंगूठी है जो मैंने उससे बदली है। अगर मैंने स्वप्न में देखा तो यह अंगूठी मेरे पास कैसे आती? आप विश्वास मानिए कि मैं पूर्ण मानसिक स्वास्थ्य में हूँ, ना मैं मूर्ख हूँ न पागल। आप कृपा करके उस सुंदरी को मेरे पास भेजें। यदि आप पहले ही उस कोमलांगी को दिखा देते तो मैं क्यों शादी से इनकार करता और क्यों आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता। बादशाह अंगूठी देखकर सोचने लगा कि वास्तव में यह अंगूठी शहजादे की नहीं है, बल्कि उसके देश भर में ऐसी गड़त की अंगूठियाँ नहीं बनती है और इसका नीलमणि भी अत्यंत मूल्यवान है। मालूम होता है कि शहजादे की बात गलत नहीं है, फिर भी यह समझ में नहीं आता कि तालाबंद कमरे में कोई स्त्री कैसे आई गई, विशेषकर जब वह अति सुंदर तरुणी हो। उसने सोच विचार कर कमरुज्जमा को कैद से निकालकर अपने महल में रखा और उसे बहुत दिलासा दिया कि तुम चिंता न करो, हम उस तरुणी को तुम्हारे लिए ज़रूर ढूंढ निकालेंगे और उसका विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। वह स्वयं भी अधिकतर शहजादे के समीप रहने लगा। इससे राज्य प्रबंध को यथोचित समय न दे पाता था। अतएव एक दिन उसके मंत्री ने कहा, आप पूर्ववत राजकाज में संलग्न हो जाए ताकि देश को किसी प्रकार की हानि न हो। और जहाँ तक शहजादे का प्रश्न है, उसे समुद्र के बीच में बसे खीरत नामी द्वीप के किले में भेज दीजिए। वहाँ हर देश के जहाज और हर देश के लोग आते ही रहते हैं। उनसे बात करके शहजादे का जी बहला रहेगा। फिर वह स्थान यहाँ से दूर भी नहीं है, आप जब चाहे उसके पास जा सकते हैं। बादशाह को मंत्री की राय पसंद आई। उसने शहजादे को खीरत टापू के किले में भेज दिया। वह स्वयं भी कभी कभी उसे देखने जाया करता था। अब इधर का